नमस्कार, आप देख रहे हैं आपन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अल्मोड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार के 5 वर्षों में जो विकास कार्य किए हैं उनको लेकर वो आश्वस्त हैं कि जनता उनको पुनः आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने कोरोना महामारी में लोगों को राशन से लेकर सर्वांगीण विकास किया है और उन्होंने अपने 5 महीने के कार्यकाल में 550 घोषणाएं की हैं, जिसका शासनादेश भी जारी किया गया है। नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ता अब चूँकि तैयार हैं और हम लोग आश्वस्त हैं। हम लोगों ने काम किया है, हमारे कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं। हर प्रकार से सब तैयारियां हमारी पूरी हैं। अभी चूँकि जनसभाएं और इत्यादि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हो पा रहे, इंडोर बैठकें हैं और साथ में जो वर्चुअल ई जनसभा हैं उसके माध्यम से हम अपना निवेदन पहुँचा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्षेत्र में काम किया है। सड़क का क्षेत्र हो, चाहे आज रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है। और कोरोना महामारी में भी जिस प्रकार से सभी को मुफ्त वैक्सीन देने का काम हुआ है, गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब के घर तक अन्न की दो टाइम के भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना चल रही है, उत्तराखंड सरकार ने भी बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं और सभी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए काम किया है। और पिछले 5 महीने के कार्यकाल में मैंने भी कोशिश की है कि 550 से भी ज़्यादा हमने यहाँ पर फैसले लिए हैं और वो केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, सभी के हमने शासनादेश निकाले हैं, सभी को धरातल पर उतारा है और कई सारे क्षेत्रों में काम किया है। चाहे आज हम नई खेल नीति की बात करें या स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड की बात करें, या हमने वात्सल्य योजना जो चलाई है, या हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना चलाई है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यहां तीसरी पार्टी के लिए कोई मौका नहीं है। पहले जो पार्टियां थी वो भी धीरे धीरे कर गायब हो गई हैं। उत्तराखंड क्रांति दल, जिसका संघर्ष का इतिहास रहा है, लोगों ने उसे इतिहास के थैले में डाल दिया है। इसीलिए यहां नई पार्टियों के बारे में कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली नहीं है जहां लोग आएंगे, कुछ कहेंगे और हर जगह इसकी चर्चा होगी। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और सभी प्रकार की स्थितियों को समझाना होगा, फिर नीति बनाने के लिए समय की जरूरत होती है। आपको बता दें कि उसे समय भी देना होगा। वहीं हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी पर हरीश रावत ने कहा कि यह अच्छा है कि वो पार्टी का हिस्सा है। पार्टी के भीतर निर्णय कई विचारों के आधार पर लिए जाते हैं। पार्टी हमेशा आगे देखकर निर्णय लेती है। वहीं हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के सरकार में महंगाई चरम पर है, लोग परेशान हैं, जनता बदलाव चाहती है। पहली बात तो यह है कि मेरे राज्य का जो मिजाज है वो 5 साल में परिवर्तन का है और इस बार परिवर्तन होगा, इसके बहुत सारे कारण मौजूद हैं और सबसे बड़ा कारण यह है कि 5 साल डबल इंजन की बड़ी बात हुई, केवल शोर ही शोर सुनाई दिया मगर वो डबल इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया। आपने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दे दिए, कोई मुख्यमंत्री परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया, तो एक नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट चुनाव में जारी हो, उसको जनता ने दोहराया हो, इसका कोई उदाहरण नहीं है। तो भाजपा अपने नॉन परफॉर्मेंस के कारण हारेगी। लोग इस बात को नहीं भूल सकते कि कोई घर आज ऐसा नहीं है जो महंगाई से त्रस्त नहीं है। गैस का सिलेंडर हर व्यक्ति से चीख चीख के कह रहा है कि परिवर्तन लाओ, भाजपा को हराओ। इसीलिए हमने नारा दिया है, बनाइए कांग्रेस की सरकार, गैस नहीं होगी। कोरोना काल के अंदर मृत्यु के हिसाब से जो औसत मृत्यु थी
मृतकों की संख्या थी, हम देश में दूसरे नंबर पर थे। तो कोरोना मिसमैनेजमेंट है। कोविड में खास का काम इस बात ने किया कि कुंभ के दौरान टेस्टिंग हुई और उस टेस्टिंग में, कोरोना टेस्टिंग में इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि हमारे ऊपर एक दाग लग गया। समाचार पत्रों में छपा कि उत्तराखंड कुंभ इज ए कोरोना स्प्रेडर। डेवलपमेंट नहीं, महंगाई अलग, बेरोजगारी बढ़ रही है, मिसमैनेजमेंट है और पर्यावरण को इतनी बड़ी क्षति पहुंचा दी है। जो नए मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम लोगों ने खनन प्रिय मुख्यमंत्री रख दिया है। कोई नदी, नाला, गाड़, गधेरा ऐसा नहीं है जिसको इस दौरान नहीं खोद डाला गया है। भ्रष्टाचार की सड़ांस से सारा सचिवालय महक रहा है। ये सीधी फाइट है, कोई और पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ मिजाजन जो है, दो ही पार्टियों को लोग पसंद करते हैं और राष्ट्रीय पार्टी को ही जो है ऑप्ट करते हैं। कांग्रेस और भाजपा का ही स्ट्रक्चर है। दूसरी पार्टियां कोई अस्तित्व में आना भी चाहे तो उत्तराखंड जैसे राज्य को समझने के लिए उनको पर्याप्त समय चाहिए। जब 5-10 साल समझ लेंगे तो उसके बाद फिर वो दावेदार के रूप में आगे आ सकते हैं। आप कह रहे हैं आप कोई फैक्टर नहीं? मैंने कहा ना कि तीसरी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश वहां रही नहीं। जो पार्टियां पहले से भी थी साफ हो गई और यहां तक कि यूकेडी जिसका इतिहास संघर्ष का रहा, उसको भी लोगों ने इतिहास के बस्ते में डालने की तरफ धकेल दिया है। तो किसी नई पार्टी के लिए तो सवाल ही नहीं होता। कोई दिल्ली नहीं है जहां लोग घूमते हुए आए और कुछ बात कह करके चले जाएं, सारी जगह चर्चा हो जाए। उत्तराखंड के गाड़, गधेरे, डांडे, कांडे, विषम भौगोलिक परिस्थितियां, सारे हालात को समझने के लिए और समझ करके फिर नीतियां बनाने के लिए बहुत समय चाहिए। तो वो समय इनको देना पड़ेगा। मेरे हाथ में एक काम है जो मुझे पार्टी ने सौंपा है। कहा है तुम कैंपेन को लीड करो, चुनाव तुम्हारे नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मैं वो काम कर रहा हूँ। तो मैं एक बार में एक ही काम में फोकस करता हूँ। अब कौन मुख्यमंत्री होगा, मेरा काम है बहुमत जुटे और बहुमत जुट जाएगा तो जो हमारी टाइम टेस्टेड ट्रेडिशन है कि हम कांग्रेस अध्यक्षा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता को नामजद कर दीजिए, वो हमारा नेता नामजद कर देंगे। तो सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने जैसे अभी कहा कि आपको बोला गया कैंपेन लीड करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, तो एक नेचुरल चॉइस तो आप ही हैं। इसको मैं आपकी शुभकामना मान लेता हूँ। आपके प्रश्न के अंदर आप इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसमें भी कोई लॉजिक नहीं बता रहे हो। एक व्यक्ति को तो जो 3 साल कुछ महीने चीफ मिनिस्टर रहे, उन्हें बजट सत्र, वो वित्त मंत्री भी थे, तो बजट पेश करके उसको पारित करवा रहे थे। उनको बुला करके लखनऊ, देहरादून बुलाया गया और कागज थमा दिया गया, यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि भाई क्यों हटाया। यदि नालायक थे, नॉन परफॉर्मर थे, कुछ तो बताओ। जैसे कांग्रेस ने बताया, विजय बहुगुणा जी को जब हटाया, कांग्रेस ने कहा कि केदार की त्रासदी को ठीक से समझने और उसको टैकल करने में ये फेल हुए और इसलिए इनको हटाया जा रहा है, हरीश रावत को भेजा जा रहा है और मुझको वो टास्क असाइन किया गया। कहा गया तुमको ये करके दिखाना है, रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का काम। यहाँ कुछ किसी को नहीं बताया गया। दूसरे व्यक्ति को तो ये पता ही नहीं चल पाया कब उनकी शादी हुई, कब उनको विधवा घोषित कर दिया गया। और तीसरे को कहा कि भाई जमूरे तुझे कुछ नहीं करना है, तो जो है ये जो कागज दे यहाँ से उसको खाली पढ़ दे, वो घोषणाएं कर दे। और वो अपने घोषणाओं का शासनादेश निकालना भूल गए। बड़न को चाहिए छोटन को समा, बड़न को चाहिए छोटन को, यदि कोई उत्पाद है भी तो, नहीं तो मैं बड़ा होने का हक खो दूंगा। तो इसलिए मैंने बड़ा होने का। कल तक कांग्रेस के सियासी खेत चरने वाले उजाड़ू बैल की संज्ञा पा चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अब पार्टी की राजनीति जमीन को हरा भरा बनाने के लिए काम करेंगे। उनकी वापसी से होने वाले नफा नुकसान का गुणा भाग करने के बाद ही कांग्रेस पार्टी में उनकी एंट्री हुई है। ऐसे में पार्टी हरक के प्रभाव वाली गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की सभी सीटों पर उन्हें बतौर स्टार प्रचारक मैदान में उतार सकती है। भाजपा पर सियासी हमला करने के लिए हरक सिंह पार्टी के लिए त्रिरूप का इक्का साबित हो सकते हैं। भाजपा से निष्कासित होने के 5 दिन बाद
कांग्रेस पार्टी में एंट्री के साथ ही हरक सिंह रावत को पार्टी के लिए जाने से होने वाले नफा नुकसान को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। दिग्वंत सीडीएस जनरल विपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत को भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में डोईवाला या कोटद्वार सीट से उतार सकती है। पार्टी में रावत को लेकर 2-3 दिनों से लगातार मंथन चल रहा है और जल्द अब इस संदर्भ में फैसला हो सकता है। दरअसल रिटायर कर्नल विजय रावत ने कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली में भाजपा का दामन थामा था और उसके बाद वो उत्तराखंड भी पहुंच गए हैं। पार्टी सूत्रों की अगर माने तो पार्टी के कई शीर्ष नेता कर्नल रावत को एक सैन्य चेहरे के रूप में विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने पर करीब करीब निर्णय हो चुका है, लेकिन सीट को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। सूत्रों ने बताया कि कुछ रणनीतिकार उन्हें डॉक्टर हरक सिंह रावत के कांग्रेस में जाने के बाद कोटद्वार सीट से चुनाव लड़ाने के इच्छुक हैं, तो कुछ ने उन्हें त्रिवेंद्र के मैदान से हटने के बाद डोईवाला से उतरने की पैरवी कर रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने आज अपने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 43 उम्मीदवारों को यूकेडी चुनाव मैदान में उतार रही है। अपनी तीसरी सूची जारी करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आज तीसरी लिस्ट में 11 कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब तक 43 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, जिसमें थराली में सीपीएम और लालकुआ से सीपीआईएमएल के प्रत्याशियों को यूकेडी इस बार समर्थन दे रही है। अभी हमने आज तीसरी लिस्ट निकाली है 11 प्रत्याशियों की और 2 प्रत्याशियों को हमने समर्थन देने की घोषणा की है। एक थराली में सीपीएम को और लालकुआ में सीपीआईएमएल को। और ये कुल मिला के हमारा आज 43 सीटों का क्लियर हो गया है। बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय सरोकारों के लिए लड़ रहे हैं, क्षेत्रीय संगठन है, उनसे भी बातचीत चल रही है, उनको भी। गदरपुर पुलिस ने प्रशासन के निर्देश के बाद चुनाव में किसी तरह की बाधा न पहुंचे, इसके लिए अनेक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गदरपुर के 2 लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र शाह ने बताया कि गदरपुर के एक व्यक्ति को रामपुर जिले की सीमा के पास छोड़ा गया है और उसे 60 दिन के लिए जिला बदर प्रशासन के निर्देश पर किया गया है। वहीं एक अन्य व्यक्ति पर भी इस तरह की कार्रवाई की जानी है, परंतु ये व्यक्ति हल्द्वानी जेल में किसी मामले में निरुद्ध है। जब ये जमानत पर आएगा तो इस व्यक्ति के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, देखिए, वर्तमान में चुनावी आचार संहिता जिले में चल रही है, तो हमारे डीआईजी सर के निर्देशानुसार हरिद्वार में कई लोगों की सुरक्षा में लगी पुलिस सरकार वापस ले सकती है। साधु संतों और अन्य नेताओं को मुहैया कराए गए गनर पर पुलिस ने रिव्यू करते हुए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेज दी है। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि चुनाव में ड्यूटी के लिए व्यापक पुलिस फोर्स की जरूरत है। ऐसे में गैर जरूरी गनर को वापस लिया जाएगा। हालांकि वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त लोगों की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। खबर उत्तराखंड के ज्वालापुर विधानसभा से है, जहां शनिवार को बरसात के बीच ज्वालापुर विधानसभा के पूर्व मंडल में जनसंपर्क अभियान को गति देने के लिए ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के सेवक हैं। ठीक उसी प्रकार हम भी जनता के सेवक बनकर काम करते हैं।
उन्होंने बताया कि आज प्रभु श्री राम की कृपा है और उनका आशीर्वाद हम पर है। क्षेत्र की जनता का स्नेह और जनता का साथ हमें मिल रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज ज्वालापुर विधानसभा के पूर्वी क्षेत्र में मंडल अध्यक्ष चंदन सिंह चौहान के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता निरंतर बूथ स्तर पर लगन और मेहनत से कार्य कर रहा है, जिसके चलते जनता का समर्थन भाजपा को मिल रहा है। जब भगवान राम की पूजा होती है तो भक्तों की भीड़ लगती है। ये सब वही भक्त हैं जो राम को मानने वाले लोग हैं। हम राम में विश्वास रखते हैं, रविदास जी में विश्वास रखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी में विश्वास रखते हैं। नरेंद्र मोदी के काम, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बताए हुए हमारे जो एक मील का पत्थर बन गए, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने देश के अंदर दी हैं। इसी प्रकार से पुष्कर धामी ने जो उत्तराखंड को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया, ये सब भक्त राम भक्त के रूप में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं। भक्त के बिना भगवान भी, तो इसलिए राम के भक्तों के साथ हम जो प्रचार प्रसार में निकले हैं, उनमें रविदास जी के भक्त भी आ गए, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पुजारी भी आ गए, और हर हर महादेव का गुणगान करते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। हमारे साथ सभी वर्गों के साथ लोग खड़े हैं और निरंतर मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार हम लगभग 15,000 से ज्यादा मतों से जीतने वाले हैं। इस जीत के दावे को कोई रोक नहीं सकता। निरंतर जनता का प्रेम, स्नेह और समर्थन ये हमें बराबर इस ज्वालापुर विधानसभा में मिल रहा है और भारी मतों से जीतेंगे। राठौर जी, आप तो ही मोही तो कहने की कटे की जलता रहेंगे जैसा। मैं नहीं जानता, भगवान राम जाने वो किस वजह से असमंजस में है। उनको हमारे सामने कोई लाना भी है या नहीं लाना, या छोड़ देना, ये हो जाना। धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषण मामले में जिला कारागार हरिद्वार में बंद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने जेल से अपनी पत्नी फरहा फतीमा की हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें कि जितेंद्र त्यागी ने धर्म गुरुओं के साथ ही यूपी पुलिस के एक एसआई के शामिल होने का भी आरोप लगाया है। जितेंद्र त्यागी ने ट्विटर हैंडल से लखनऊ में रही पत्नी फरहा फतीमा की जान बचाने की गुहार लगाई है। जितेंद्र त्यागी ने लोगों से न्याय के लिए अपील भी की है। इस मामले में उनकी पत्नी फरहा द्वारा लखनऊ थाना सादागंज के थाना प्रभारी को दिया गया प्रार्थना पत्र भी ट्विटर पर अपलोड किया गया है। उत्तराखंड के कुमाऊं में बड़ा हादसा हुआ है। पौड़ी गढ़वाल से दुल्हन को लेकर गाजियाबाद लौट रही बारातियों की बस खाई में गिर गई। हादसे में मौके पर लड़के की बुआ समेत रामनगर में इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक दुल्हे की बुआ और भाई बताए जा रहे हैं। शेष घायलों को पुलिस और आईटीबीपी जवानों की मदद से राजकीय चिकित्सालय रामनगर ले जाया गया है। वहीं नंदगांव गाजियाबाद से बारात अदाली खाल पौड़ी गढ़वाल गई थी, जो शुक्रवार को दुल्हा पक्ष दुल्हन लेकर वापस लौट रहा था। बस अनियंत्रित होकर बारातियों से भरी करीब 100 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। सल्ट पुलिस और आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंचे, जहां तेजी से रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। हल्द्वानी शहर में चुनाव के साथ साथ कोरोना अपना कहर फिर से बरपाने लगा है। इसका खासा असर व्यापार पर पड़ रहा है। बाजारों में कोरोना संक्रमण के चलते कहीं भी भीड़ देखने को नहीं मिल रही। अधिकांश दुकानें ग्राहकों का इंतजार करते नजर आ रही है। 2 माह पहले तक बाजारों में त्योहारी सीजन से खासी भीड़ देखी जा रही थी। व्यापारी इससे उम्मीद लगा रहे थे कि अब बाजार उठेगा, लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी, मगर कोरोना ने फिर से व्यापारियों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। वहीं हल्द्वानी शहर चुनाव के साथ साथ कोरोना की चपेट में है। यहां आए दिन संक्रमण बढ़ने के साथ साथ कई इलाके कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। इससे लोगों में एक तरफ दहशत का माहौल है तो दूसरी तरफ बाजार से रौनक गायब होती दिख रही है। व्यापारियों के पास पुराने स्टॉक के चलते नया स्टॉक रखने की जगह नहीं है। वहीं शॉपिंग मॉल में दिन दुगनी रात चौगुनी कमाई हो रही है।
ऋषिकेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए एम्स ने एक बार फिर जनरल ओपीडी बंद करने का निर्णय लिया है। 24 जनवरी से जनरल ओपीडी नहीं खुलेगी। इस दौरान केवल इमरजेंसी मरीजों को छोड़कर अन्य सभी मरीज टेली मेडिसिन ओपीडी के माध्यम से परामर्श लेकर दवाइयां लिखवा सकेंगे, जबकि इमरजेंसी सेवाएं, ट्रॉमा सेवा और रेडियोथेरेपी से संबंधित सेवाएं जारी रहेंगी। एम्स में मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर अश्विन कुमार दलाल ने बताया कि एम्स में लगातार बढ़ती भीड़ भाड़ और कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए एम्स प्रशासन ने जनरल ओपीडी बंद करने का निर्णय लिया है। उन्होंने मरीजों से असुविधा से बचने के लिए टेलीमेडिसिन सेवा का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को कोविड संक्रमण के गंभीरता को समझना होगा, तभी कोरोना पर जीत पाना संभव होगा। उन्होंने लोगों से राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। शनिवार को मसूरी, धनौल्टी, नैनीताल की ऊंची पहाड़ियों सहित अन्य जिलों में भी बर्फबारी हुई। केदारनाथ, गंगोत्री सहित 4 धाम और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद प्रदेश में पारा गिरने से ठंड बढ़ गई है। ऐसे में लोग अपने अपने घरों में हैं, जिसकी वजह से बाजारों में भीड़ भी कम हो गई है। बर्फ के कारण यहां वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। वहीं केदारनाथ में भी बर्फबारी के चलते सन्नाटा पसरा है और चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी और बिगड़े मौसम का असर निचले इलाकों में भी देखा जा रहा है। मुख्यालय में ठंड से बचने के लिए लोग कमरों में कैद हैं, जबकि कई जगहों पर व्यापारी अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिले के सभी स्थानों पर ठंड से जनजीवन ठिठुरता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी धनौल्टी में शनिवार दोपहर को बर्फबारी शुरू हुई। वीकेंड पर हल्की बूंदाबांदी के बीच धनौल्टी पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, तो इंद्रदेव ने भी उनकी मुराद पूरी कर दी। बर्फबारी शुरू होते ही पर्यटक सड़कों पर उतर आए और बर्फ का लुत्फ उठाने लगे। बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों ने दोपहर बाद हिल स्टेशन में बर्फ का मजा लिया और बर्फबारी से होटल व्यवसायियों में भी खुशी की लहर देखी गई। पौड़ी जिले के कलजीखार ब्लॉक के बेड़ गांव निवासी चंद्रमोहन पुत्र वीर बहादुर ने आरोप लगाया कि गुरुवार देर शाम को जब वो अपने घर को आ रहा था तो ग्राम प्रधान और उसके साथियों ने उसको रोककर उसके साथ गाली गलौज की। विरोध करने पर उन्होंने उसे बुरी तरह से पीटा। डीएम को दिए अपने शिकायती पत्र में चंद्रमोहन ने कहा कि ग्राम प्रधान उससे पूर्व से रंजिश रखता था और इसी कारण उसे बीती रोज प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से मारकर घायल कर दिया। इस हमले में उसके सिर पर और शरीर पर गंभीर चोट आई है। उधर प्रधान प्रदीप रावत ने बताया कि शिकायतकर्ता चंद्रमोहन व उसके साथी ही दिन शराब पीकर गांव में उत्पात मचाते हैं और गाली गलौज करते हैं। बीती रोज भी उसने शराब पीकर गाली गलौज की, जिसकी शिकायत उन्होंने तहसीलदार से की थी। मारपीट के आरोपी को उन्होंने निराधार बताया। वहीं जिलाधिकारी ने शिकायत मिलने पर तहसीलदार को जांच के आदेश दिए। गांव से ऊपर मेरा घर जो है 2 किलोमीटर दूरी पे है। गांव में काम कर रहा था। मेरे भाई ने कहा रोटी खा के चले जाओ भाजी। अब मेरे को क्या पता, मैं रोटी खा के जा रहा था अपने घर को। ये छुपे हुए थे, 3-4 जने छुपे हुए थे, जिन्होंने मतलब लाठी चार्ज एकदम से मेरे पाँव में जब लगाए तो मैं गिर गया नीचे। जिन्होंने तब सिर भी फोड़ दिया मेरा। अब बहुत बुरी तरह से मारा। तब बोले कि बाप बोल हमारे लिए, ये पहले की दुश्मन है। जो मेरे बच्चा कह रहा है कि एक गौशाला है, उसमें मैंने 52 दिन काम किया प्रधान के साथ में, मिस्त्री काम करता हूँ। उसने वो ना तो मेरे को दिहाड़ी दी ना कुछ दी। बोलता तेरे लिए कोई दिहाड़ी नहीं है। 52 दिन की हाजिरी है मेरी। तो क्या जाति सूती का शब्द का प्रयोग भी किया? वो डुमड़ा करके बात करता है, वो बदतमीजी करता है साहब। कौन? ये प्रमोद सिंह राउत प्रधान जी सर जी। कौन सा गाँव का? बेड़गांव ग्राम सभा बेड़गांव। भाई साहब, जिस तरह का प्रकरण आप हमें अवगत करा रहे हैं, कल शाम की घटना है। चंद्रमोहन पुत्र वीर बहादुर और कंठालाल पुत्र बालाग्राम संयुक्त रूप से गांव में शराब पीते हैं
और अराजकता फैलाते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस तरह का इनके साथ एक प्रेम प्रकाश पाटवाल भी है जो इनके साथ मिला भगत है इनकी। ये आए दिन शराब पीकर एक अशांति का माहौल इन्होंने गांव में पैदा कर रखा है, जिसकी हमने लिखित शिकायत भी कल मेरे पे साक्ष्य है। मैंने नायब तहसीलदार साहब को मैंने इनको भेजा है, शोभन सिंह कठेत जी को। इसकी सूचना मैंने रात को 9:51 पर लिखित रूप से उनको भेजा। इस आप मेरे पे व्हाट्सएप के माध्यम पे मेरे इसका वो है, वो प्रमाण है, जिसकी मैंने इनकी पूरी शिकायत की थी। वैसा भी इस तरह के वो प्रकरण हो रहा है, गांव में अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है। ये इस तरह ये लोग मूल निवासी नेपाल के रहने वाले हैं। जो आवेदक अपना एक शिकायत पत्र लेके आए थे, जिन्होंने अपना एक मामला बताया है कि उनके साथ में किसी व्यक्ति द्वारा, प्रधान के द्वारा मारपीट किया गया और जिसकी वजह से उनके परिवारजन को काफ़ी चोट भी आई है। तो उस संबंध में मैंने उनको FIR दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। तहसील कार्यालय में जाकर अपना जो तहसीलदार साहब होंगे उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसको संबंधित जो वहाँ के राजस्व उप निरीक्षक होंगे उनके माध्यम से इसको दर्ज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर लॉकडाउन के टाइम पे इस समय जैसे आचार संहिता के टाइम पे इस तरह से मामले आ रहे हैं, अगर जनप्रतिनिधियों पर आरोप लग रहा है तो इस पर प्रशासन किस तरह से एक्शन लेगा? कोई भी प्रकरण इस तरह का होता है जहाँ पर मारपीट हो रही है। उधम सिंह नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त पंजाब के पठानकोट बम ब्लास्ट के आतंकी साजिशकर्ता का कनेक्शन मिला। पिछले साल नवंबर माह में पंजाब के पठानकोट, नवांशहर और लुधियाना में बम ब्लास्ट की घटनाएं हुई थी, जिसमें पंजाब पुलिस द्वारा पूर्व में 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और एक आरोपी सुखप्रीत उर्फ सुख के उत्तराखंड में संशय लिए जाने की विश्वसनीय गोपनीय सूचना उत्तराखंड STF को मिली थी, जिस पर उत्तराखंड STF की विभिन्न टीमों द्वारा पिछले करीब 3 दिनों से लगातार कार्य कर CCTV फुटेज को खंगाल कर उनकी तलाशी ली जा रही है। टेरर मॉड्यूल है जिसके द्वारा पठानकोट में ग्रेनेड ब्लास्ट वगैरह किए गए थे, जिसका पंजाब पुलिस द्वारा खुलासा किया गया था। उसके कुछ वांटेड लोग जो मॉड्यूल के थे उनके द्वारा यहाँ उधम सिंह नगर में अपने रिलेटेड लोगों के यहाँ पर शरण ली गई थी, जिनको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। इनमें 4 लोग हैं जो रामपुर और जनपद उधम सिंह नगर के हैं। इनके रिलेशन जो हैं पंजाब में भी हैं, तो क्योंकि इनके द्वारा उनको भगाने का काम और उनको रहने की जगह दी गई। और तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।